हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले बात होगी अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रमुख रूप से यूपी के 4 बड़े नगरों आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और मथुरा में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। असल में विदेशों की तरह यूपी में भी इन आधुनिकतम हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों से रोजाना हजारों मुसाफिर अपने अपने शहरों की कम से कम समय में यात्रा कर सकेंगे। यानी जैसे आप प्लेन में करते हैं ना, वैसे आप अब हेलीकॉप्टर में कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक फैसले के तहत यूपी के हजारों होमगार्ड जवानों को सरकारी लाठी की जगह सरकारी पिस्टल दी जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात की जानकारी मीडिया से साझा की। छत्तीसगढ़ के 4 आकांक्षी जिलों का 4 केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है और ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको बताएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा राशि दे रही है। 3 साल में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और ग्रांट से 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वे इन आंकड़ों पर प्रधानमंत्री से बहस के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री कहा, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वो बहस के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आई हैं, जो देश के उन 117 जिलों में शामिल हैं, जिन्हें आकांक्षी जिला घोषित करते हुए मोदी सरकार ने कम विकसित मानते हुए यहाँ विकास की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सिंधिया ने टेडेसरा स्थित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर आरोहण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बात भी की। लगातार राज्य सरकार की ओर से फंड नहीं दिए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा राशि दे रही है। 3 साल में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और ग्रांट से 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वे इन आंकड़ों पर मुख्यमंत्री से बहस के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में काम को लेकर राज्य सरकार की रुचि नहीं है। वे कई बार इस मुद्दे पर सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं। उन्होंने पीएम आवास का लाभ गरीबों को नहीं मिलने और कुपोषण की स्थिति को लेकर आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो 40% राशि दी जानी चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, वो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अगर कोई सरकार प्रदेश में ऐसी नीति अपनाए जो गरीबों को अपने हक से पूर्ण रूप से मुक्त कराने की कोशिश करे, तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता। मुझे तो आश्चर्य है कि भूपेश जी इतने सफेद झूठ बोलने की आदी बन चुके हैं। मुझे उनके तरफ से अभी तक एक पत्र नहीं मिला है, मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला है, और मैंने उन्हें कई पत्र लिखे हैं ताकि हम लोग मिलकर, मेरी एक सहयोग की नीति है, सहयोग की विचारधारा है, हम लोग मिलकर हर प्रदेश के नागर विमानन क्षेत्र में विकास और प्रगति लाएं। तो जहां कांग्रेस के शासनकाल में 55,000 करोड़ 5 साल में छत्तीसगढ़ को प्रदेश को मिला था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां थी, आज जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित है, पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि के रूप में, अनुदान के रूप में और जीएसटी के भाग के रूप में दिया गया है। तो इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में 70% तक कुपोषण रहा। हमारी सरकार आने के बाद सीएम ने सुपोषण अभियान शुरू किया और अब स्थिति में सुधार हुआ है। कुपोषण 15 साल में इतना कुपोषण रहा, कहीं कहीं तो 70% कुपोषण रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुपोषण अभियान चालू किया है उसमें काफ़ी लोगों को उसमें लाभ हुआ और ये आपकी बहुत उसमें कम हो रहा है। इधर 3 अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों अश्विनी कुमार चौबे, देवू सिंह चौहान और भानु प्रताप सिंह ने दंतेवाड़ा, कांकेर और कोरबा जिले का दौरा किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा जिले के 59 गांव में 51 करोड़ रुपए खर्च कर नए मोबाइल टावर लगाने की बात कही। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कांकेर में बैठक लेकर स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, कौशल के बुनियादी ढांचे में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। 51 करोड़ रुपीस खर्च करके अभी यहाँ के 59 गांव में जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ हम टावर करेंगे। दंतेवाड़ा के हर जिले में कनेक्टिविटी पहुँचे, उसका हमने संकल्प भी किया कि ये इस जिले में अच्छी प्रगति की है और आने वाले समय में ये जिला निश्चित ही अभी तक उसने 33वीं रैंक प्राप्त की है। अब तक 5 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो चुका है। गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दौरे पर रहेंगे और वे राज्य में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के सिलसिलेवार दौरे से सूबे की सियासी फिजा गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन और संस्कृति विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत समेत दोनों विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी योजनाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही इसमें लोक कलाकारों से सहयोग लेने की बात कही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर आप प्रस्ताव बनाइए। पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सतरेगा, गंगरेल और चित्रकूट में कम बजट के होटल खोलने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों, पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के बढ़ाने के लिए यानी सुविधा बढ़ाने के लिए बात कही है। बैठक में दोनों विभागों के मंत्रियों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू भी उपस्थित रहीं। संस्कृति विभाग में जितनी योजनाएं संचालित है उसी का समीक्षा था और अभी जितनी भी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार के संदर्भ में निर्देश मिला है कि लोक कलाकारों को उसके लिए काम देना है ताकि योजनाओं का अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के साथ बस्तर बैंड के प्रोग्राम में डांस भी किया। नृत्य समूह की सबसे छोटी बच्ची को गोद में उठाकर मुख्यमंत्री थिरके। महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों की वजह से लोग यहां आने से बचते हैं। हमारी कोशिश पर्यटन बढ़ाने की है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी जनजाति बोली सिमटती जा रही है, यानी उनकी बोली सिमटती जा रही है, लिहाजा हम 16 प्रकार की बोली और भाषा को पहली और दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में रखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री हलधर नाग समेत महोत्सव में शामिल साहित्यकारों का सम्मान भी किया। महोत्सव में 104 शोध पत्रों का वाचन किया गया, यानी पढ़ के सुनाया गया। इसके अलावा जनजाति समुदाय के लोगों की पुस्तकों, कलाकृतियों, पेंटिंग्स आदि की प्रदर्शनी लगाई गई, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार की बोली और भाषा है, जिसमें कुड़ुक है, सुरगुजिया है, हमारे भतरा है, मुरिया है, मारिया है, गोड़ी है, हल्बी है, छत्तीसगढ़ी है, सादरी है। तो 16 प्रकार के ऐसी बोली और भाषा है जिसमें पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साहित्य के बारे में जो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, साहित्य और उनके जनजीवन में क्या एक सेतु के रूप में काम करेगा, और 3 दिवस पे जो यहाँ चर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा निचोड़ हम लोग को मिलेगा, जो आगे हम लोग को काम करने में आसानी होगी।
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि अफसरों के यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी जो लगे हुए हैं, काम करते हैं, उन्हें जरा कम कीजिए, उनका जनहित में इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने मंत्रियों की सलामी बंद करा दी तो अफसरों के घरों में गुलामी नहीं चलेगी। यानी सलामी बंद कराई तो अब गुलामी नहीं चलेगी, जनहित में लगाइए उनको। सीएम ने कहा कि पब्लिक कनेक्ट बनाकर रखें, जिलों में दौरे करें, जो अधिकारी फील्ड पर नहीं जा रहे हैं उनकी एक सूची बनाई जा रही है। ग्राम समितियों का पुनर्गठन करें, शरारती तत्वों की जो लोग मदद करते हैं उन पर कार्रवाई करें। उन्होंने दो टूक कहा है कि मध्य प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीट सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए। एडीजी इंटेलिजेंस को मजबूत इंटेलिजेंस की कार्य योजना जल्द पेश करने को कहा है। इसके साथ ही दंगाइयों पर कार्रवाई जारी रखें, शासन की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएं। दबंगों से ली गई जमीन गरीबों को दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री हनुमान जयंती के कार्यक्रमों और जुलूस को बेहतर तरीके से हैंडल करने पर अधिकारियों की तारीफ भी की। इसके साथ ही आगे भी आने वाले त्योहारों में मैदान पर डटे रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भोपाल शहर काजी की मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी लगाने के सुझाव का वेलकम किया। उन्होंने कहा सीसीटीवी लगने से अपराधों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झीरम घाटी हत्याकांड की जांच के लिए बने नए आयोग ने आज पहली सुनवाई बिलासपुर के सर्किट हाउस में की गई, जिसमें प्रारंभिक तौर पर पक्षकारों के वकालतनामा और शपथ पत्र लिए गए। आयोग अब इस मामले में 7 मई को रायपुर में सुनवाई करेगा। इस दौरान कांग्रेस नेता जितेंद्र और निखिल द्विवेदी की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ पत्र के साथ वकालतनामा प्रस्तुत किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुदीप अग्रवाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि जो लोग भी शपथ पत्र देना चाहते हैं वो सुनवाई के दौरान दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने करीब 5 महीने पहले 2 सदस्यीय रिटायर्ड जस्टिस सुनील अग्निहोत्री और जस्टिस मिनहाजुद्दीन के न्यायिक जांच आयोग के गठन किया था। आयोग को 6 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना था, लेकिन सुनवाई की प्रक्रिया में ही 5 माह निकल गए। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन संकट के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती देखने को मिल रही है। IMF ने कहा कोरोना महामारी के दौरान भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के यूरोप दौरे पर रहेंगे। साल 2022 के इस अपने पहले विदेश दौरे में प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस यात्रा पर जाएंगे। पीएम की इस यूरोप यात्रा के एजेंडे में द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय समीकरणों और व्यापार निवेश तक कई अहम मुद्दे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र के उद्घाटन के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन कोई संयोग नहीं है। मेरे भारतीय शिक्षकों ने मुझे पारंपरिक दवाओं के बारे में अच्छी तरह से सिखाया, इसके लिए उनका आभारी हूं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस अब राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सहारा ले रही है। प्रशांत किशोर के सुझावों पर काम करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं का एक पैनल बनाया है। राजस्थान के झुंझुनू में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 किशोर, 1 महिला शामिल है। 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को झुंझुनू के BDK हॉस्पिटल लाया गया।
और अब बात एक ऐसी तस्वीर की जो धुर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा से आई है, जहां पर खाकी का चेहरा भगवान के रूप में नजर आया है। हम बात कर रहे हैं जिले के पालनार इलाके की, जहां एक महिला प्रसव से तड़प रही थी। महिला के परिजनों ने महतारी एक्सप्रेस को फोन किया, लेकिन नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाका होने की वजह से एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद परिजन महिला को खाट पर लादकर अस्पताल लेकर जाने लगे। परिजनों की बेबसी देखकर इलाके में तैनात जवान का कलेजा पसीज गया। जवान ने खुद ही खाट को अपने कंधों पर उठा लिया और महिला को अपनी गाड़ी तक लेकर गया, जहां से महिला को अस्पताल ले जाया गया। सही समय पर अस्पताल पहुंचने पर महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं महिला भी एकदम स्वस्थ है। खाकी के मानवीय चेहरे की हर कोई प्रशंसा कर रहा है और IBC 24 भी प्रशंसा कर रहा है। ग्वालियर में 4 अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर निगम की टीम ने अवैध कॉलोनी के बिजली के खंभे और भूखंड की नींव को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम की टीम ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के बगैर कॉलोनी की प्लाटिंग की गई। प्रशासन ने निगम को 100 अवैध कॉलोनी की एक सूची दी है, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। असल में कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों में निवेश से बचाने के लिए लोगों की जमीन की रजिस्ट्री, डायवर्जन, खसरे में एंट्री, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति की जानकारी लेने की अपील की है। मदनवाड़ा इंक्वायरी कमीशन मामले में निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कमीशन की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मदनवाड़ा मामले में जांच आयोग की ओर से पेश रिपोर्ट की फाइंडिंग को चुनौती देते हुए मुकेश गुप्ता ने याचिका दायर की थी। रिपोर्ट की फाइंडिंग को चुनौती देते हुए मुकेश गुप्ता ने अंतरिम राहत की मांग की थी। मुकेश गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी और एडवोकेट विवेक शर्मा ने पैरवी की। आपको IBC 24 ये जानकारी देना चाहेगा कि राजनाथ गांव के मदनवाड़ा गांव के पास 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें तत्कालीन SP विनोद चौबे समेत 29 जवान, माफ कीजिएगा 29 जवान शहीद हो गए थे। मामले को लेकर शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। गर्मी के पहले ही रायपुर में पेयजल संकट गहराने पर बीजेपी के पार्षद दल ने निगम मुख्यालय में जोरदार विरोध किया। बीजेपी पार्षद पहले तो निगम मुख्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर गाने गाकर महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। लगभग 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद भाजपा के पार्षद महापौर के कक्ष में गए, जहां पानी को लेकर चल रही बहस के दौरान भाजपा पार्षद दल के प्रवक्ता और सीनियर पार्षद मृत्युंजय दुबे और महापौर परिषद के जल अध्यक्ष सतनाम पनाग आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही और तू मैं होती रही। दोनों के बीच विवाद मुश्किल से शांत हो पाया, जिसके बाद महापौर ने घटना पर खेद जाहिर किया। असल में सीढ़ियों में काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद भाजपा के पार्षद महापौर कक्ष जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें मुख्यालय में घुसने से रोक लिया। नेता प्रतिपक्ष समेत भाजपा पार्षदों को रोके जाने से पार्षद नाराज हो गए। अब भाजपा पार्षदों ने बताया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की महती योजना जो अमृत मिशन योजना है वो स्वीकृत है। इसके बावजूद जो है रायपुर शहर की जनता है वो आज पेयजल के लिए तरस रही है। जनता को पानी की जरूरत है, वहाँ पर अमृत मिशन योजना का काम प्रारंभ भी नहीं हुआ है। और आज साधक सदस्य सतनाम पनाग जी ये दावा करते हैं कि अमृत मिशन योजना है उसका लगभग 80% काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये साफ साबित करता है कि न नगर निगम के मुखिया को और न ही नगर निगम के महासाधक अध्यक्ष सतनाम पनाग जी को कोई मतलब नहीं है कि जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है।
कोरोना काल में बच्चों के सीखने की कला में गिरावट दर्ज की गई, इसलिए सरगुजा संभाग में शिक्षा विभाग बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए एक नई कवायद में जुट गया है। दरअसल पहली और दूसरी के छात्रों में सीखने की कला में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अब सरगुजा संभाग में अंगना में शिक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए स्कूल के शिक्षकों की तरह ही बच्चों की माताएं बच्चों की शिक्षक बनकर उन्हें पढ़ाई में मदद करेंगी। इसके लिए छात्रों की माताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी उन्हें जोड़ा जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद जिस तरह स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही गर्मियों की छुट्टियों में माताएं बच्चों को घरों में पढ़ा सकेंगी। कोरोना में जो शिक्षा की जो एक रेगुलर व्यवस्था थी, उसके प्रभावित हो जाने के कारण कक्षा पहली और दूसरी में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, इन सभी बच्चों की माताओं को सभी शालाओं में, जिन शालाओं में ये बच्चे पढ़ते हैं, आमंत्रित किया जा रहा है। इन माताओं को एक बेसिक ट्रेनिंग सी दी जा रही है कि इन छोटे बच्चों को उन्हें अपने घर में कैसे पढ़ाना है। कोरोना की रफ्तार के कम होने के साथ ही सरगुजा जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यहां बूस्टर डोज की शुरुआत तक नहीं हो सकी है। 10 अप्रैल से बूस्टर डोज 60+ के साथ साथ अलग अलग वर्गों को लगाई जानी थी और इस बार शासकीय के बजाय निजी उपक्रमों से इसे उपलब्ध कराया जाना था, जिसके लिए वैक्सीन की कीमत के साथ 150 रुपए अतिरिक्त लिया जाना तय हुआ। लेकिन इसके लिए जिले में महज 2 ही निजी अस्पताल सामने आए हैं। बाकी अस्पतालों ने इससे किनारा कर लिया और जिन 2 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए सहमति दी है, उन्हें भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकी। सबसे खराब स्थिति 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की है, जिसके तहत महज 40% का आंकड़ा ही स्वास्थ्य विभाग अचीव कर पाया है। हमारी सरगुजा से 2 प्राइवेट जो नर्सिंग होम थे वो सामने आए हैं, तो ये 2 लोग का अगर प्रोसेस पूरा हो जाता है तो 5-6 दिन के अंदर में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और उसके बाद में फिर ये लगना शुरू होगा। साल 2070 में यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इंदौर के नए रेलवे स्टेशन का डिजाइन तैयार कर लिया पश्चिम रेलवे ने जीएम को भेज दिया गया है, जिसके टेंडर की प्रक्रिया 3 से 4 महीने में कर दी जाएगी। करीब 2000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा, जिसके तहत बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन को अंडरग्राउंड जोड़ा जाएगा। साथ ही रेलवे स्टेशन के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी भी रहेगी। सोचिए 2022 चल रहा है लेकिन प्लानिंग 2070 की है। काबिल तारीफ। ड्राइंग डिजाइन लगभग स्वीकृत हो गई है बोर्ड से। अब इसकी टेंडर प्रक्रिया है। टेंडर प्रक्रिया में टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना और टेंडर आना और स्वीकृत होना, ये लगभग 3 महीने का से 4 महीने का समय लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा 4 से 5 महीने में काम शुरू होने की पूरी संभावना है। रेलवे स्टेशन जो है उस ऑपरेशन में रहेगा और ये धीरे धीरे बनते भी जाएगा, तो इसलिए 3 वर्ष का समय लगभग इसमें लगता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।